हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और बेसिकली इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जैसा बोर्ड का जो एग्जाम आया था फिजिक्स का, उसमें जो पेपर था बच्चों को लगा कि बहुत टफ है। वो टफ उन्हें इस वजह से लगा क्योंकि भैया उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। तो बेसिकली हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनमें कॉन्सेप्ट है और मतलब कैलकुलेशंस तो है ही, न्यूमेरिकल्स तो है ही, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ज्यादा हम काम करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी आए, कैसा भी आए, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट्स वेट, कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी है उसको अगर हमने रबिंग के द्वारा चार्ज किया, कैसे किया चार्ज, रबिंग के द्वारा चार्ज किया, तो उसका वेट बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम रबिंग के द्वारा चार्ज करते हैं, रबिंग का मतलब समझते हैं आप, हमने क्या किया, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब किया और तब चार्ज किया, तो उसका वेट बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, क्या होगा। ठीक है, तो जरा समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है ये, ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है ये हमने एक और बॉडी ली। ठीक है, इन दोनों को आपस में हमने रब किया। ठीक है, तो हमें पता है कि भैया रबिंग की वजह से चार्ज होगा। चार्ज कैसे होगा, चार्ज ऐसे होगा कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। सपोज हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसमें चले गए। ठीक है, अब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस पे जाते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा समझना, ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि इस शुरुआत में इसका मास था m1, इस बॉडी का मास था m2। ठीक है, पहली बॉडी का मास हमने m1 ले लिया, दूसरी बॉडी का मास हमने m2 ले लिया। ठीक है, तो पहली बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो भैया वो अपने मास को भी तो लेके जाएगा। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तीन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, तो इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। ठीक है, तो वो सारे के सारे अपने मास को भी लेके जाएंगे। तो जो पहले वाली जो बॉडी है इसका मास पहले कितना था, m1 था, लेकिन यहां से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले गए। क्या चले गए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो इसका मास क्या होगा, इतना घट जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू, मतलब यहाँ पे n हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि यह कि हमें नहीं पता भी कि कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो गया, इतना। तो जो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसका मास कितना हो जाएगा, m1 माइनस n me, मतलब इसका मास क्या होगा, उतना घट गया। वहीं पे जो जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया है इसमें क्या होगा, पहले इसका मास m2 था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आके जुड़ गए हैं तो n me। तो क्या होगा कि पहली जो बॉडी है, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकले, उसका मास घट जाएगा और जिसमें गए हैं उसका मास बढ़ जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि भैया चार्ज करने पे, रबिंग के द्वारा चार्ज करने पे बॉडी का मास घटता है कि बढ़ता है। रिमेन्स प्रिसाइजली कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट तो नहीं रहता, इंक्रीजेस स्लाइटली, इंक्रीज तो करता है, लेकिन दूसरी बॉडी का मास डिक्रीज भी तो करता है। ठीक है, तो प्योरली ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि भैया जिस पे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसका मास बढ़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसका मास घट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है बेटे, चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 1 microcoulomb contains how much units of basic charge E, कह रहे हैं कि एक माइक्रोकुलाम में कितने बेसिक चार्ज लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्वांटाइजेशन की प्रिंसिपल यूज हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन या फिर प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन, चार्ज की जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि Q इज इक्वल्स टू एन ई के बराबर होता है। ठीक है, क्यू क्या है,
कि कितना चार्ज है। चार्ज है 1 माइक्रोकुलम। 1 माइक्रोकुलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ होता है बेटे, ठीक है। एन, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है, ई एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻�19। यहां से अगर मैं एन की वैल्यू निकालूंगा तो एन की वैल्यू क्या मिलेगी बेटे हमें, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो पावर्स को काटते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 13 है। इस 13 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख देता हूं 10 इंटू 10⁻12 लिख देता हूं और अपॉन में आ गया 1.6। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये एक जीरो लग जाएगा। अब इसको काटते हैं, 4 से काट देते हैं डायरेक्टली, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो 25 हो जाएगा, नीचे कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलता है बेटे, 6.25 इंटू 10⁻12। अब देखो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वो लगभग 6 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, चार्ज की क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, Q इज इक्वल टू N। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बेटे यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Q1 plus Q2 is equals to Q, then the value of the ratio Q1 by Q2 for which the force between Q1 and Q2 is maximum। देखो क्या कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2, और कह रहे हैं कि उनका जो टोटल है, उनका टोटल Q के बराबर है। ठीक है, तो Q1 और Q2 का जो टोटल है वो Q के बराबर है। कह रहे हैं कि इन दोनों, मतलब ये जो चार्ज है Q1 बाई Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, कि जो ये Q1 और Q2 है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा। ध्यान से समझो, मतलब कि ये जो मान लेते हैं ये बॉडी Q1 है, इस पे चार्ज Q1 है, ठीक है, और ये है Q2 है। ठीक है, कह रहे हैं कि इन Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंपली पूछ रहे हैं कि क्या होनी चाहिए कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगे। ठीक है, और सिंपली यहां पे हमें Q1 बाई Q का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले देखो Q1 और Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R है। ठीक है, तो इन पे जो फोर्स लग रहा है बेटे वो कितना होगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे K क्या होता है, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे, अदरवाइज मैं ऐसे भी फिलहाल K के ही फॉर्म में रख रहा हूं। ठीक है, तो आप भी इसे K के फॉर्म में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा F1 सॉरी F इज इक्वल टू K, ये Q1 हो गया। अच्छा, ये जो Q है Q2 है, Q2 की वैल्यू मैं रख लेता हूं यहां से Q माइनस Q1, मतलब मैंने इस वाले टर्म से निकाल लिया Q2 की वैल्यू, और वो आ गया Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अब फोर्स को मैक्सिमम करना है। क्या करना है बेटे, फोर्स मैक्सिमम। हमें चाहिए कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। कैसा हो, फोर्स मैक्सिमम हो। तो यहां पे डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक होता है मैक्सिमम मिनिमा। क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा, जो कि आपको मैथ्स में पढ़ने को मिलता है। मैक्सिमम मिनिमा का हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अभी मुझे फोर्स को प्रूव करना है कि मतलब फोर्स बताना है कि ये मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको Q1 के रिस्पेक्ट में, फोर्स को Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं फोर्स को Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो dF बाई डी Q1 मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे इस साइड में भी डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी क्यू 1 डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये K हो गया अपॉन R स्क्वायर है। ठीक है, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो Q1 Q माइनस Q1 का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो डिफरेंशिएशन में हम कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर ले आते हैं। तो K और R स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया। ठीक है, K और R स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये हम बाहर ले आए इसे। ठीक है, बचा क्या, d बाई डी Q1। ठीक है, तो ये Q1 Q माइनस Q1 का स्क्वायर, ये करेंगे।
ठीक है, तो डी एफ बाई डी Q1 इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर। अच्छा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, Q1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेसिकली देखो, डिफरेंशिएशन का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है बेटे, अगर हमें मान लेते हैं x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करते हैं, ये n को आगे ले आते हैं और x की पावर हो जाता है n-1। इस तरीके से ये बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, सबसे पहला फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला में यही पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, अच्छा, अगर बाई चांस यहां पे ऐसा हो जाता कि ax की पावर n, इसको डिफरेंशिएट करते अगर हम, ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट करते तो तब क्या करते हैं हम, तो a तो ऐसे रह जाता और x अपॉन, मतलब ये n आगे आ जाता, ठीक है, n x की पावर n-1 और a ऐसा ही रहता। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो Q1 को डिफरेंशिएट करना है, तो Q तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, Q1 की पावर कितनी है यहाँ पे, Q1 की पावर है बेटा 1 है, यहाँ पे क्या है, Q1 की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो Q1 की पावर 1 है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सिंपली यहाँ पे लिख देता हूं, Q1 को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, पावर कितनी है इसकी 1, तो जैसे n आगे आ रहा था तो n आगे आएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 1 है, तो ये 1 आगे आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, Q1 1-1, जैसे ये था ना n आगे आ गया था x की पावर n-1, तो यहाँ n आगे आ गया और ये x मान लेते हैं, ऐसे x है और 1-1, तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो Q1 की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो बेसिकली 1। तो जब हमने Q1 को डिफरेंशिएट किया तो Q1 को डिफरेंशिएट करके क्या मिला हमें, 1 माइनस। उसी तरीके से Q2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो Q2 को डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, Q2 को डिफरेंशिएट करके हमें मिलेगा 2Q1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने Q2 को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर लिया अब हमने। अब हमें प्रूव करना है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर पुट करनी पड़ती है। ठीक है, क्यों करनी पड़ती है वो आपको मैक्सिमम मिनिमम वाले टॉपिक में समझ में आ जाएगा कि वहां पे सब स्लोप चेंज हो रहा होता है इस वजह से। ठीक है, तो वो बेसिकली आप जब मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो हम इसके मतलब क्यों 0 पुट करते हैं, तो ये 0 हमने इसको पुट कर दिया, बचा क्या, k बाई आर स्क्वायर, ये हो गया Q माइनस 2Q1। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 जाएगा, तो बचेगा खाली क्या है, Q माइनस 2Q, सॉरी ये गलत लिख दिया, Q माइनस 2Q1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू 2Q1। ठीक है, 2Q1। ठीक है, ये Q को इधर ले जाते हैं और 2 को नीचे ले जा लेते हैं, तो Q1 बाई Q की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/2। 1/2 किसके बराबर, 1/2 क्या होता है, हाफ होता है, तो हाफ मतलब 0.5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटे, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following graph shows the correct variation of force when the distance r between the two charges vary? कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ग्राफ ठीक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फोर्स को r के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, फोर्स हमने पढ़ा कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो ये क्या बताता है, ये कहता है कि भैया जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स घटता जाता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा। ठीक है, अब यहां पे भी ये हो रहा है कि भैया जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है फोर्स घट रहा है, लेकिन ये देखो अपॉन में क्या है, स्क्वायर में, ये जो यहां पे दिख रहा है ये लीनियर टर्म के हिसाब से होता है, ये लीनियर के हिसाब से, और ये कैसा है, ये देखो स्क्वायर के टर्म में, तो ये वाला ग्राफ हमारा नहीं है। ये वाला क्या है कि भैया जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये वाला ग्राफ भी हमारा नहीं है। ये वाला क्या है कि भैया जैसे जैसे देखो आप डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू फोर्स की भी बढ़ती जाएगी, तो ये तो नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स तो घट रहा है। हाँ, ये वो जो लास्ट वाला है इसमें देखिए, देखोगे तो डिस्टेंस बढ़ रहा है फोर्स घटता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। और ध्यान रखना है कभी भी अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ रहा है तो ग्राफ इस तरीके से बनता है ऐसा। ठीक है,
तो ये एफ और आर के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 charges equal of minus q are placed at 4 corners of a square and a charge q is at its center. If the system is in equilibrium, the value of q. ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटे कि हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है, इस तरीके से एक स्क्वायर है। ठीक है, इसमें इसके कॉर्नर्स पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसके सेंटर पे, ठीक है, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया गया। इसके सेंटर पे एक चार्ज क्या रखा गया, क्यू। इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज क्यू को रख दिया। ठीक है, कह रहे हैं कि ये क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जो ये सिस्टम है, मतलब ये जो चार्जेस का सिस्टम है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि भैया जहां पे चार्ज बैठा हुआ है उसकी पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि भैया चार्ज जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है उस पे नेट फोर्स 0 लगे, मतलब वो अपनी पोजीशन से हिले ना। ठीक है, ये इसका मतलब। अब कह रहा है कि स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्या कह रहा है कि स्मॉल क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जो ये सिस्टम, पूरा सिस्टम, चार्ज का जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 5 चार्जेस है। टोटल कितने हैं, देखो 4 तो कॉर्नर पे दिए हुए हैं और एक सेंटर पे दिया हुआ है। तो जो ये चारों के, जो ये पांचों के पांचों चार्ज हैं, ये कैसे होने चाहिए, ये इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, उसके लिए ध्यान से समझना। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि भैया कि फोर्स 0 कैसे आएगा सभी चार्जेस पे। ठीक है, अब पहले सेंटर वाले की बात करते हैं। पहले जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है उसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर पे रखा हुआ चार्ज तो आसानी से बैलेंस हो सकता है। कैसे, देखो, अब अगर बाई चांस, फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि ये चार्ज पॉजिटिव है, मान लेते हैं कि क्यू चार्ज पॉजिटिव, अभी हमें पता नहीं, अभी हम खाली अज्यूम कर रहे हैं कि ये चार्ज पॉजिटिव है। तो ये माइनस क्यू वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये माइनस क्यू वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये वाला माइनस क्यू वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये वाला माइनस क्यू वाला इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो इस पे 4 डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है और सबके सब अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं। और ये चारों के जो फोर्सेस होंगे ये सब इक्वल होंगे। क्या होंगे, फोर्सेस इक्वल होंगे। आप F = Q1 K Q1 Q2 by R² लगा के देखेंगे तो ये सारों के सारे फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब क्या होगा, ये वाला चार्ज, मतलब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा। तो ये जो फोर्सेस हैं एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो जो ये सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है ये कैसा हो जाएगा, ये बेटे ये कैसा हो जाएगा, ये इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन मानते हैं। अच्छा, मैंने शायद इस पे नेगेटिव माना था ये चार्ज, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव मानना, कुछ भी माना होगा, नेगेटिव माना था आई थिंक, है ना। अब दूसरी कंडीशन मानते हैं। क्या कंडीशन मानेंगे, दूसरी कंडीशन कि जो ये सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है वो अगर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, पहले मैंने शायद नेगेटिव माना, ये अगर नेगेटिव, ठीक है, मतलब मान लेते हैं पहले नेगेटिव माना होगा, अब पॉजिटिव मान रखें। ठीक है, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये सारे के सारे एक दूसरे की तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब ये वाला फोर्स इस वाले को कैंसिल कर देगा, ये वाला फोर्स इस वाले को कैंसिल कर देगा। तो इस वाले पे जो बीच पे रखा चार्ज है उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब देखो, अगर मैंने पहला वाला जो चार्ज है, सेंटर पे रखा हुआ जो चार्ज है, उसके हिसाब से सोचना स्टार्ट किया तो भैया वो पॉजिटिव रखने पे भी क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम में, नेगेटिव रखने पे भी क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम में। मतलब चाहे आप उसे पॉजिटिव रखो चाहे आप उसे नेगेटिव रखो, वो दोनों कंडीशन में कैसा आ रहा है बेटे, इक्विलिब्रियम में आ रहा है।
तो अभी तो ये जो Q है वो तो इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। तो अब कैसे होगा, क्योंकि दोनों चीज तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही चीज होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉर्नर पे रखे हुए चार्ज के हिसाब से सोचूंगा। बात समझ रहे हो, किसके हिसाब से सोचूंगा, कॉर्नर पे रखे हुए चार्ज के हिसाब से सोचूंगा, ठीक है। तो नया डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये -Q वाले पे देखते हैं, ठीक है। देखो अब यहां पे जो चार्ज है Q, ये जो चार्ज है Q, ये क्या करेगा, अगर पहले देखते हैं जरा इसे, एक मिनट कलर चेंज करें। देखो अब देखो जो ये चार्ज इस वाले Q की बात कर रहा हूं, तो इस पे फोर्स कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा। एक फोर्स ये लगा रहा होगा, ठीक है, एक फोर्स ये लगा रहा होगा, और एक फोर्स ये लगा रहा होगा, ठीक है। कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, 3 फोर्सेस लग रहे होंगे। एक फोर्स इसकी वजह से लग रहा होगा जो कि होगा ऐसा, एक फोर्स ये लगा रहा होगा, इसको बोल देते हैं F1, एक फोर्स ये लगा रहा होगा जो कि होगा कुछ ऐसा, F2 कह देते हैं, एक फोर्स ये लगा रहा होगा जो कि होगा कुछ ऐसा, F3। तो इस कोने पे रखे हुए चार्ज पे, अभी देखो मैंने स्मॉल q का फोर्स कंसीडर नहीं किया, अभी मैंने कौन से किए, जो कोने पे रखे हुए जो फोर्सेस हैं उनकी मतलब उन चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा था उन्हीं को कंसीडर किया अभी, ठीक है। अब देखो इस चार्ज पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एक तो F1 हो गया ऐसा, एक हो गया F2 ऐसा हो गया, और एक हो गया F3 ऐसा, ठीक है। मतलब इस चार्ज पे जो कोने पे रखे हुए जो चार्जेस हैं इनकी वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं वो ये हो गए, इस तरीके से हो गए, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या है, अगर इसका साइड A है ना, A मान लेते हैं इसकी साइड, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 की वैल्यू होगी K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अच्छा F3 की वैल्यू क्या होगी बेटे, F3 की वैल्यू हो जाएगी, F3 इनके बीच में है फोर्स ना, इनके बीच में फोर्स, इनके बीच में है F3 फोर्स, हाँ। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है बेटे √2a, ठीक है, डायगोनल है। तो कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। F3 की वैल्यू ये है, ठीक है। F1 F2 F3, ठीक है। तो यहां पे इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, यहां पे इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या आ रही है देखते हैं। F1 ऐसा है, F2 ऐसा है, और F3 ऐसा है। तो पहले मैं F1 और F2 को अगर सॉल्व करूंगा, तो F1 और F2 को सॉल्व करके क्या मिलेगा बेटा, हमें F नेट मिलेगा जो कि होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ऐसा मिलेगा, है ना। अच्छा F1 और F2 के बीच में एंगल कितना है, F1 और F2 के बीच में एंगल है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो जाएगा। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। F1 क्या है ये, F2 क्या है ये, दोनों के दोनों देखो बराबर है मैग्नीट्यूड में, देखो दोनों के दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम डायरेक्टली, तो कितना मिलेगा, √2k Q2 का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, अपॉन A का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। मतलब F1 और जो F2 है, F1 और F2 है उसकी वजह से नेट फोर्स इधर है ये।
अच्छा, जो ये F नेट फोर्स आया, ये किसके अलोंग होगा? ये होगा F3 के ही अलोंग होगा। मतलब जो ये F1 और F2 है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो F3 के ही अलोंग होगा। ठीक है, अगर देखो, अगर आपको वेक्टर्स आता है तो वेक्टर्स में आपको समझ में आएगा कि भैया ये इस तरफ क्यों हो जाएगा। ठीक है, तो F1 और F1 और F2 किसकी तरफ, उनका जो रिजल्टेंट है वो F3 की तरफ आएगा। और जो बेसिकली यहाँ पे जो नेट फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? F प्लस F3, ये मिलेगा F प्लस F3। F कितना है? ये है √2k² बाई a²। अच्छा, ये E2 क्यों लिखा मैंने? ठीक है, प्लस F3 कितना था? KQ² बाई 2a, KQ² बाई 2a²। ठीक है, तो F नेट क्या मिल गया बेटा हमें? F नेट मिल गया KQ² बाई a², और अंदर क्या बचा? √2 प्लस 1/2, ये बचा। ठीक है, तो कोने पे रखे हुए जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो नेट फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है। अब देखो, जो ये नेट फोर्स है इसका डायरेक्शन किस तरफ है? ये जो नेट फोर्स है इसका डायरेक्शन किस तरफ है? इसका डायरेक्शन है ऐसे, इस तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जो ये क्या कह रहा था कि भैया कि हमें इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बताया था कि भैया अपनी पोजीशन को चेंज ना करें। मतलब इस पे बाकी चार्जेस की वजह से जो, मतलब कोने पे रखे हुए जो चार्जेस थे उनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। किधर लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। अब ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू, इसका नेचर कैसा होना चाहिए? अब देखो, नेट फोर्स लग रहा था ऐसा, इस तरफ किस तरफ लग रहा था? ऐसा, इस तरफ लग रहा था। ठीक है, अब यहां पे जो रखा हुआ जो चार्ज है ये क्या करेगा? वो फोर्स अगर अपनी तरफ लगा ले, क्या करे? वो फोर्स अगर अपनी तरफ लगा ले तो ये जो चार्ज है ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये वाला चार्ज भी कैसा हो जाएगा बेटे? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, अगर ये जो स्मॉल क्यू अपनी तरफ फोर्स लगाए। अब देखो, इसके लिए जो ये स्मॉल क्यू है इसका नेचर कैसा होना चाहिए? बताओ कैसा नेचर होना चाहिए? देखो, इसका नेचर कि वो उस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। क्या करे? अट्रैक्ट कर ले। तो अट्रैक्ट कैसे करेगा? ये तो कोने पर रखा हुआ, तो ये तो नेगेटिव है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि भैया जो स्मॉल क्यू है इसका नेचर कैसा होना चाहिए? इसका नेचर होना चाहिए बेटा पॉजिटिव। लेकिन जब हमने शुरुआत की थी इस क्वेश्चन की तो वहां पे हमें समझ में आ रहा था कि भैया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ये। लेकिन जब हमने कॉर्नर्स पर रखे हुए जो चार्जेस है उनके हिसाब से सोचा कि भैया उनको अगर हमें इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो स्मॉल क्यू का चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमें समझ में आ गया कि स्मॉल क्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अब उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो एफ नेट तो इतना था। अब जो ये जो चार्जेस हैं, पहले इसको हटाते हैं यहां पे से। यहां पे देखो, ठीक है, ये स्मॉल क्यू था ना ये, और इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है एफ नेट। अब ये क्या होगा? ये अपनी तरफ फोर्स लगाए भैया, ये क्या लगाए? ये अपनी तरफ फोर्स लगाए। ठीक है, तो एफ, इसमें एफ डैश लिख लेते हैं। तो इस चार्ज और क्यू के बीच में, इस चार्ज और स्मॉल क्यू के बीच में फोर्स एफ डैश है। एफ डैश की वैल्यू क्या होगी बेटे? एफ डैश की वैल्यू होगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये टोटल डिस्टेंस तो √2 था। कितना था ये? √2। तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? √2/2, √2/2 a का स्क्वायर। ठीक है, ये एफ डैश हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो के क्यू अपॉन ये हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर। ठीक है, 1/2 a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये एफ नेट और एफ डैश क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एफ नेट किसके बराबर है? के क्यू स्क्वायर
बाई ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में है √2 + 1/2, और एफ डैश कितना है के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, ये अपॉन में 2 था उसको ऊपर ले जा लेते हैं, एक मिनट इसको करते हैं, इसको डायरेक्टली ऊपर लिख लेते हैं, तो 2k स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये के से के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्यू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √2, मतलब 2 लिख लेते हैं, एलसीएम वेल्सियम लेके कर रहे हैं इसे, तो ये जाएगा 2√2 + 1/2 इज इक्वल्स टू 2q, ये जाएगा, ठीक है। q की वैल्यू क्या जाएगी, q ये जाएगा q बाई ये 2 नीचे आ गया, और ये 2 अपन में 4 हो गया, अपन में ना ये 2 आया 4 हो गया, और अंदर कितना बचा 2√2 + 1। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, एक तो पॉजिटिव है और q/4 है, पॉजिटिव है q/4 है, 1 +, मतलब आंसर क्या हो गया हमारा बी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा बेटे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 2 स्मॉल स्पेयर्स ईच हैविंग चार्ज + q आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटेड थ्रेड ऑफ लेंथ l फ्रॉम अ हुक। मतलब 2 चार्जेस हैं, क्या कह रहा है, 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस हैं, और ये एक हुक से इंसुलेटेड थ्रेड से इस तरीके से क्या कर रखे हैं, इस तरीके से लटका रखे हैं, इनकी लेंथ कितनी है l है। दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस, स्पेस में लेके गए, वेयर देर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, वेयर देर इज नो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बेटे। अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट पड़ता तो तब ये क्वेश्चन हम अलग तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि भैया कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तब हमें इसे दूसरी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको मिस कर दिया भैया क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। देन द एंगल बिटवीन द 2 सस्पेंशंस एंड द टेंशन इन ईच विल बी, देखो 2 चार्जेस हैं, उनको एक इंसुलेटेड थ्रेड, मतलब जिसकी लेंथ l है, उनसे लटका रखा है, ठीक है, और उस पूरे सिस्टम को स्पेस में लेके चले गए जहां पे कुछ भी मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है, मतलब जहां पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट है नहीं, वहां तक लेके चले गए, ठीक है। अब क्या किया गया, अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता तब अलग तरीके से होता, लेकिन ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है, तो दोनों चार्जेस कैसे हैं, दोनों पे चार्ज +q है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल कहां तक करेंगे, जहां तक मैक्सिमम रिपल्शन हो सकता है वहां तक रिपेल करेंगे। मतलब जो ये इस तरीके से थे, अभी ये कैसे हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे बेटा, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है। अब लेकिन अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता तो ये अरेंजमेंट इस तरीके से नहीं बनता बेटा, तब ये अरेंजमेंट मालूम कैसा बनता, ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से बनता, तब ये वाले अरेंजमेंट ऐसा बन जाता, इस तरीके से बनता, ठीक है, ऐसा। लेकिन ग्रेविटेशनल इफेक्ट है नहीं, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ग्रेविटी है नहीं तो ये रिपेल करेंगे और मैक्सिमम ऐसे पहुंच जाएंगे। अब ये जो वायर एकदम स्ट्रेच हो जाएगा, इसमें क्या लगेगा, इस पर टेंशन लगेगा, ऐसा, इसमें क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे, टेंशन है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फोर्स ऐसा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसा। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों की वैल्यू क्या है, Q है तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये L था, ये भी L था, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2L, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2L, क्योंकि एक थ्रेड की लेंथ कितनी L है, तो दूसरी थ्रेड एक इस तरीके से हो गया, एक इस तरीके से हो गया, तो दोनों की लेंथ कितनी होगी L और L, टोटल 2L होगी बेटा, ठीक है। तो फोर्स मतलब टेंशन कितना हो जाएगा, इतना। अब दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है
पूरा एकदम स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेट लाइन बन गया, तो 180 डिग्री। ठीक है, तो आंसर कितना है 180 डिग्री, और फोर्स मतलब जो टेंशन है वो कितना है, फोर्स के बराबर है, तो 180 डिग्री है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2L², और तो हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बेटे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज कंडक्टर। कह रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड, एक इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हमने क्या किया, एक अनचार्ज कंडक्टर के पास में लेके आए। ठीक है, if the rod is then suddenly withdrawn the charge left on the conductor। कह रहे हैं कि पहले तो एक रॉड थी, उसको एक अनचार्ज मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी, उसको एक अनचार्ज कंडक्टर के पास में लेके गए, और उसके बाद तुरंत उसे हटा दिया, तो जो ये कंडक्टर है उस पर चार्ज क्या आएगा ये पूछा गया। तो देखो पॉजिटिवली चार्ज था, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को दूर भेजेगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते थे उसकी तरह। ठीक है, इस तरीके से होगा। लेकिन जैसे ही इसे हटाएंगे, इस रॉड को हमने हटा दिया, इस रॉड को हटा दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को फिर से क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, तो फिर से इस पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा बेटे इस पे 0। ठीक है, तो फिर से इस बॉडी पे मतलब जो अनचार्ज बॉडी थी, अभी उस पे फिर से नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें बेटे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज, देखो क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा था कि भैया क्वांटाइजेशन Q = NE, पढ़ा था ना, पढ़ा था ये Q = NE, ये तो था क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है कि भैया किसी बॉडी पे चार्ज NE के बराबर होता है। N की वैल्यू क्या बताई थी भैया आपको, N की वैल्यू बताई थी भैया किसमें नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो पहला कह रहा है चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नहीं भैया ये तो कंजर्वेशन है। चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ पार्टिकल, नहीं भैया ये वाला क्वांटाइजेशन तो नहीं बोल रहा। देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन अ पार्टिकल, जो वैसे ई होता है परमिसिबल, ठीक है। लेकिन क्वांटाइजेशन का जो बेसिकली मतलब है चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ कूलम इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ अ कूलम मतलब जो n है इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्या रहा है, टू आइडेंटिकल मेटल स्पेयर्स A and B आर सपोर्टेड ऑन अ इंसुलेटेड स्टैंड। दो मेटल स्पेयर्स हैं, ठीक है, A और B। ठीक है, दो मेटल स्पेयर्स हैं A और B, इस तरीके से एक ये A हो गया और दूसरा क्या है, B है। और कैसे रखे गए हैं, कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं। What kind of charge will A and B develop when a negatively charged ebonite rod is brought near A? ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, ये एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को A के पास में लेके आए, तो A और B है, इन पे क्या चार्ज होगा। देखो अभी क्या है, समझते हैं पहले इस चीज को। पहले देखो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये वैसे ही जो मेटल A और B है ये कैसे है, कंडक्टर है, मतलब अभी इन पे कोई भी नेट चार्ज कोई भी 0 मतलब नेट चार्ज है ही नहीं, नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 का मतलब होता है कि भैया जितना पॉजिटिव है वहां पे उतना ही नेगेटिव है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को ऐसे दूर भगा देगा। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेंगे और इसके नेगेटिव को दूर भगा देंगे। अब जो ये कांटेक्ट वाले हैं यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, जहां पे ये दोनों कांटेक्ट में A और B जहां पे कांटेक्ट में, वहां पे जो नेट चार्ज हो जाएगा 0। क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, वहां पे न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब अगर हम देखेंगे तो A पे खाली पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है और जो B बॉडी थी इस पे खाली क्या है, नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है। तो A क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, B क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो चेक करते हैं, A विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड B विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन ए ही मिल गया हमें करेक्ट। A विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, नहीं भैया, बोथ A एंड B हैव पॉजिटिव चार्ज, नहीं। ठीक है, तो A क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और B क्या हो जाएगी बेटा, B हो जाएगी आपकी नेगेटिवली चार्ज।
ठीक है, चलो अगला करते हैं क्वेश्चन। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 meter apart is 5 Newton. If each charges is moved towards the other by 0.01 meter, then the force between them will be। देखो क्या कह रहा है, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है Q1 मान लेते हैं और एक चार्ज ये है, ये Q2 मान लेते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस कितना कह रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस है बेटे 0.06 मीटर है। कितना है, 0.06 मीटर है इनके बीच का डिस्टेंस। और ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं और जो फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटे, फोर्स की वैल्यू है आपकी 5 न्यूटन के बराबर है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 5 न्यूटन। ठीक है, इफ ईच चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स द अदर बाय 0.01 मीटर। ठीक है, कह रहे हैं कि दोनों चार्जेस को पास पास लेके आए, मतलब इसको भी 0.01 मीटर शिफ्ट किया, इसको भी 0.01 मीटर शिफ्ट किया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, पहले डिस्टेंस कितना था, 0.06 था, अभी 0.01 इसको शिफ्ट किया, 0.01 इसको शिफ्ट किया, तो टोटल कितना हो गया, यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 0.04 हो गया, क्योंकि 0.01 इधर से घटा, 0.01 इधर से घटा। फोर्स कितना है, Q1, मतलब चार्ज कितना है, Q1 Q2। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो नया फोर्स है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पुराना वाला फोर्स देख लेते हैं। तो पुराना फोर्स क्या था, पुराना फोर्स था बेटे F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन 0.06 का स्क्वायर। अब नया जो फोर्स हो जाएगा वो क्या जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन 0.04 का स्क्वायर। रेशियो ले लेते हैं दोनों का। ठीक है, इनका रेशियो ले लेते हैं, तो K से K कैंसिल, Q1 से Q1 Q2 कैंसिल, तो F अपॉन F डैश, ये 0.04 ऊपर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 0.06। ठीक है, F की वैल्यू 5 गिवन है, तो F डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा टर्म इधर चला जाएगा, 0.06 इंटू 0.06 अपॉन 0.04 इंटू 0.04। ठीक है, मैंने देखो सिंपल सा फॉर्मूले में खोल दिया मैंने। ठीक है, ये पॉइंट सब कट गया, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया। ठीक है, तो बचा क्या, F डैश क्या बचा, F डैश बचा F इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 4। काटते हैं जरा, अच्छा F की वैल्यू 5 है, काटते हैं जरा 2 से, ये जाएगा कितना, 9 इंटू 5 45/4, 45/4 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11.25 न्यूटन। तो कितना आ गया आंसर, 11.25 न्यूटन। हमारा आंसर आ गया 11.25। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या रहा है, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लस ईच ऑफ 3 माइक्रोकुलाम। 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, 3 माइक्रोकुलाम है, आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। कितना है, सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। इफ दे आर लोकेटेड एट आई जे के, मतलब आई कैप, वैसे ये वेक्टर फॉर्म में होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। एंड दूसरा जो चार्ज है वो है 2 आई कैप, 3 आई कैप, जे कैप, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, देखो चार्ज की वैल्यू हमें पता है क्या है। देखो एक चार्ज यहां पे, मान लेते हैं एक चार्ज यहां पे, दूसरा चार्ज यहां पे। ठीक है, इसका ये है यूनिट वेक्टर, जो कि हमारे पास जो पहला गिवन है ये इसका यूनिट वेक्टर है, ये R1, ये R1 ये हो गया और R2 ये हो गया। ठीक है, ये R1 है और ये दूसरा वाला क्या है, ये है R2।
ठीक है, इनके बीच में फोर्स निकालना है तो हमें ये डिस्टेंस पता हो। तो पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि भैया जो ये वेक्टर्स है, तीनों वेक्टर्स मतलब जो सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं, मतलब R1 प्लस R वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो R वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? R वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, R2 कितना है? 3i कैप प्लस, मतलब R2 कितना है? R2 है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, माइनस R1 कितना है? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2i माइनस j कितना हो गया? i हो गया, सॉरी 2i माइनस i कितना हो गया? i हो गया। 3j माइनस j कितना हो जाएगा? 2j माइनस k कितना हो जाएगा? माइनस 2k। ठीक है, ये वेक्टर हो गया, मतलब जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये। ठीक है, उनके बीच का जो वेक्टर। अब r की वैल्यू डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या मिलेगा बेटे? हमें आता है आपको कि भैया वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसके आगे क्या लिखा? 1 का स्क्वायर प्लस इसके आगे क्या लिखा? 2 का स्क्वायर, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस 2 लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा ना 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो हमें मैग्नीट्यूड कितना मिल गया बेटे? हमें मैग्नीट्यूड मिल गया 3। ठीक है, अब फोर्स निकालना है तो फोर्स कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू किसके बराबर होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। Q1 कितना है? 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। Q2 कितना है? Q2 भी है भैया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। R कितना? 3 है, स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3, 3 से ये 3 कैंसिल, एक 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू क्या मिला? 9 इंटू कितना हो गया? 10 टू द पावर, ये था 9 और ये था माइनस 12। देखो माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो गया? माइनस 12 हो गया। तो F इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कितना हो गया? F इंटू 10 टू पावर माइनस 3, मतलब 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, माइनस 3 द्वारा, तो 9 इंटू 10 पावर माइनस 3। अच्छा, आई थिंक यहां से माइनस मिसिंग होगा। ठीक है, तो चेक कर लेना, आप क्रॉस चेक कर लेना कि यहां से माइनस मिसिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, मतलब या तो ये माइनस होगा या तो माइनस। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा आंसर? हमारा आंसर आ गया 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अ टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन, कैपिटल Q है, उसको दो भागों में बांटा गया, एक हो गया Q1 और Q2 एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R। इनको कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी। देखो इस तरीके का हमने क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में ही किया था, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था वो, जिसमें Q1 बाई Q का रेशियो जिसमें फाइंड करना था, बस वही है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे खाली कैपिटल Q कैपिटल Q लिखा, तो वहां पे हमने जब फाइंड किया था तो Q1 बाई Q पढ़ा था ना, किसका बराबर आ रहा था? हाफ के बराबर आ रहा था। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू कितने जाएगी? हाफ Q। ठीक है, उसको रेफर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, उसी सेम क्वेश्चन वही है, घबराने की जरूरत नहीं, वैसे ही करना है भैया इसके लिए। ठीक है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? हाफ Q, मतलब आंसर हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको देख लेना इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हैं? अच्छा 3 क्वेश्चन हैं अभी। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 2 पार्टिकल्स A एंड B हैविंग इक्वल चार्जेस। 2 पार्टिकल हैं A और B, उन पे चार्ज क्या है? इक्वल है, और कितना डिस्टेंस पे रखे हुए? D डिस्टेंस पे रखे हुए। अ थर्ड चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, तो देखो हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक है A, ये हो गया A,
और ये है यहाँ पे B। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना बेटे, इनके बीच का डिस्टेंस है D है। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं कि इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ, तीसरा मान लेते हैं स्मॉल क्यू रख लेते हैं, ये कैपिटल क्यू कह देते हैं इन दोनों को, और यहां पे स्मॉल क्यू है। ठीक है, अ थर्ड चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एट एक्स, कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। द थर्ड पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन, कह रहे हैं कि एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जो ये थर्ड पार्टिकल है उस पर फोर्स मैक्सिमम लगे। क्या है, जो थर्ड पार्टिकल है उस पर फोर्स मैक्सिमम लगे, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखो, तो कलर बदलते हैं। ठीक है, अब देखो ये चार्ज, इसको ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी d/2 हो जाएगा। ठीक है, ये x है, ये d/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ठीक है, सेम ये वाला डिस्टेंस भी वैसे ही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस d/4, मतलब d स्क्वायर बाई 4। अब ये जो चार्ज है यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये F1 हो गया। ये जो चार्ज है ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये F2 हो गया। F1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, वैसे F1 और F2 की वैल्यू बराबर ही होगी। F1 और F2 की वैल्यू F के बराबर लिख लेते हैं, और वो हो जाएगा कितना, K Q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई 4। ये F की वैल्यू, मतलब दोनों जो फोर्सेस है उनकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब आगे करते हैं भाई, अभी तो नेट फोर्स भी तो निकालना है, तो नेट फोर्स निकालते हैं। चलो एक फोर्स फिर से बनाते हैं, अगला ट्रायंगल। ठीक, ये था एक फोर्स, तो ऐसा लग रहा था F1, और एक फोर्स बेटा ऐसा लग रहा था F2। ठीक है, इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं, और ये पूरा ऐसा ही बना लेते हैं, पूरा यहाँ तक मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, नहीं तो ये वाला एंगल भी थीटा है, दोनों के दोनों बराबर ही। ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, थीटा थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको रिजोल्व करते हैं बेटा, इसको F1 को रिजोल्व करेंगे तो भैया हमने पढ़ा था भैया जिसके साथ एंगल बनाता है उसको हम cos थीटा में लिखते हैं। तो एंगल इसके साथ बनाया तो ये हो जाएगा F1 cos थीटा, और ये हो जाएगा F1 sin थीटा। उसी तरीके से F2 को रिजोल्व करेंगे तो देखो एंगल तो इसके साथ बना रखा है ना, तो ये हो जाएगा F2 cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा क्या, F2 sin थीटा। ठीक है, अब देखो F1 और F2 की वैल्यू तो क्या है बेटा, बराबर है। F1 और F2 की वैल्यू बराबर है, थीटा की वैल्यू भी बराबर है। अब ये F1 sin थीटा कह रहा है कि भैया इस तरफ के लिए फोर्स लग रहा है, F2 sin थीटा कह रहा है कि इस तरफ के लिए फोर्स लग रहा है। एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, F1 cos थीटा, F2 cos थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो जो F नेट फोर्स लग जाएगा बेटे वो क्या लगेगा, नेट फोर्स होगा। और दोनों F1 और F2 अभी हमने पहले बता दिया था बराबर है, तो क्या होगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, तो F नेट किसके बराबर मिल जाएगा बेटा हमें, ये जाएगा 2F cos थीटा। किसके बराबर हो जाएगा, 2F cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो ये डिस्टेंस कितना था, d/2, ये कितना था x। अगर इस ट्राइंगल से अगर मैं cos थीटा निकालूं, देखो इस वाले ट्राइंगल से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ये है तो बेस कितना हो गया x, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ये, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन d/2। सॉरी हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया, गलत बोल दिया था। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना है, ये है ना हाइपोटेन्यूज,
ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा हमें, एफ नेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, एफ कितना है, एफ तो ये था ना, क्या था, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये एफ था, इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये देखो ना, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना है, एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। तो एफ नेट किसके बराबर मिल गया बेटा हमें, एफ नेट मिल गया हमें 2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन, अच्छा ये साथ में ऊपर एक्स भी है, अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। अब इस फोर्स को हमें मैक्सिमम करना है, क्या करना है बेटे, इस फोर्स को हमें मैक्सिमम करना है, मतलब पूछ क्या रहा था कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है कि फोर्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो अब मुझे इस पूरे टर्म को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो चलो नेक्स्ट पेज में डिफरेंशिएट करता हूं मैं इसको। तो फोर्स क्या था हमारे पास, फोर्स था कि के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और साथ में इधर एक्स अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में जो आपने डिवीजन वाला पार्ट जो पढ़ रखा है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो डी एफ बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो के क्यू कैपिटल क्यू अंदर बचा एक्स, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2, ये हो गया। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकालेंगे हम, तो कांस्टेंट टर्म्स सारे हमने बाहर निकाल लिए। तो के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब बचा क्या, डी बाई डी एक्स करेंगे, ये जाएगा एक्स, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा, इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन का पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं कि आपने जब पढ़ा था कि भैया डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी को जब हम डिफरेंशिएट करते थे तो वी को देखो ऐसे ऊपर लेके जाते थे और यू को डिफरेंशिएट करते थे माइनस, फिर यू को बाहर निकालते थे, वी को डिफरेंशिएट करते थे, अपॉन में स्क्वायर वाला कर देते थे। तो ये क्या है, ये हमारा यू है, ये हमारा u है, ये u है, ये क्या है u, ये क्या है, ये है v। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इसे डिफरेंशिएट करने वाला हूं। तो डी एफ बाई डी एक्स, ये हो गया के क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। देखो v को ऊपर ले गए तो ये जो v है ये पूरा v है, ये v को हम ऐसे ऊपर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2, ये v ऊपर ले गए। u को डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, x को हमने मतलब u को डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस u को बाहर रखना है, u कितना था, x था, v को डिफरेंशिएट करना है। तो देखो डिफरेंशिएशन भैया आपको आना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं मैं, तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1 हो जाएगी, इनटू ये अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे 2x। मतलब चेन रूल लगा लेना भैया, देखो ये तो इसके लिए तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो u को हमने बाहर लिखा, v को हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये v को हमने पूरा डिफरेंशिएट किया, अपॉन में v का स्क्वायर क्या जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 3/2 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, क्यूब जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम करना है, क्या करना है, तो मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, मैक्सिमम के लिए डी एफ बाई डी एक्स को हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो डी एफ बाई डी एक्स को हम 0 के बराबर रखेंगे फॉर मैक्सिमम एफ। मैक्सिमम एफ के लिए हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो हम 0 के बराबर रख लेते हैं। तो ये वाला टर्म इस साइड में तो 0 हो गया।
और ये के क्यू, मतलब पहले लिख लेते हैं तब करते हैं, के क्यू कैपिटल क्यू, यहां पे बचा क्या, एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 3x, ये 3 है और ये जो x है, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई 4 का क्यूब। ठीक है, अब देखो ये टर्म इस साइड में चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये टर्म इस साइड में चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो खाली बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 3/2 माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, बस यही बचेगा। ये पूरा जीरो के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया बेटा, ये जीरो के बराबर। तो इस टर्म को साइड में ले जा लेते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई करना भी है, सिंप्लीफाई तो आपका है, आप जैसे भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 3x बाई 4। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 बचेगा खाली इधर, इज इक्वल्स टू 3x, आई थिंक 3x नहीं, 3x स्क्वायर बचने का था, एक x छूट गया था, 3x स्क्वायर था ये 3 स्क्वायर था। ठीक है, ये साइड में जाएंगे, घटाएंगे इसे, तो डी स्क्वायर बाई 4 देगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, डी स्क्वायर बाई 8, x की वैल्यू क्या जाएगी, डी स्क्वायर बाई 2√2, सॉरी x की वैल्यू। देखो कैलकुलेशन आपका भी है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, d/2√2। ठीक है, आंसर आ गया d/2√2, जो कि है हमारा आंसर सी। ठीक है, चलो तो ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें डिफरेंशिएशन था, तो डिफरेंशिएशन तो भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, हर स्टेप में आपको समझाया नहीं जाएगा कि भैया कैसे करना, क्योंकि जब पेपर में आएगा तो भाई बार बार आप डिफरेंशिएशन थोड़ा ना सीखते चलोगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्या कह रहा है, टू चार्जेस आर एट डिस्टेंस डी, दो चार्जेस हैं डी डिस्टेंस पे, इफ अ कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस d/2 इज केप्ट बिटवीन देम द इफेक्टिव फोर्स। देखो कह रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, इस पे चार्ज Q, ये Q1 है, ये Q2 है, मान लेते हैं इनके पे बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है। ठीक है, अब क्या रहे हैं कि इनके बीच में एक कॉपर प्लेट रख दी गई है। क्या रखी गई है, एक कॉपर प्लेट, क्या रखा, कॉपर प्लेट रखा गया है। अब जरा ध्यान से सुनना, कॉपर प्लेट रखा हुआ है तो वैसे फोर्स पर होता है क्या, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट होता था वो मीडियम के लिए यूज किया जाता था, और जब हम मीडियम चेंज करते थे, कोई भी दूसरा मीडियम रखते थे, मीडियम अगर बदल देते थे तो फोर्स कैसे बदल जाता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसा हो जाता था जब हम मीडियम बदल देते थे। अब यहाँ पे मीडियम तो बदल चुका है ना, मीडियम क्या हो गया, कॉपर प्लेट हो गया। अच्छा, जो ये K होता था, ये क्या होता था, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था। ये क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे मेटल है, कॉपर प्लेट क्या होता है, मेटल, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल K की वैल्यू किसके बराबर होती है, इनफाइनाइट के बराबर। तो यहाँ पे कॉपर प्लेट बोल रहा है ना, देखो कॉपर प्लेट है, तो कॉपर प्लेट हो गया, तो कॉपर प्लेट रखा, तो कॉपर प्लेट क्या है, मेटल, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बेटे इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो जो एफ डैश नया फोर्स मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, जीरो के बराबर। क्यों, क्योंकि 1/इंफिनिटी क्या होता है, 1/इंफिनिटी जीरो होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्या रहा है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स टू दैट ऑफ द टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस। कह रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
दो इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F इज टू के, इन पे चार्ज कितना होता है, E इंटू ई, मतलब अपॉन आर स्क्वायर। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या फिर एक प्रोटॉन पे चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पे हो गया। अब प्रोटॉन पे कितना होता है, के, प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है, सेम होता है, ई होता है। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज कितना होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पे चार्ज सेम होता है। हाँ ठीक है, तो ये भी हो जाएगा के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जब हम इन्हें सिंप्लीफाई, इनका जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो किसके बराबर मिलेगा, 1 के बराबर मिलेगा। ठीक है, 1 डायरेक्टली दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे देखो ना 10 की पावर 0, किसी की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे वाले वीडियो में, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के लिए, ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ठीक है, और आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना और दोबारा से प्रैक्टिस करनी। अच्छा, इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम होगा, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में प्रॉब्लम होगा तो भैया कैलकुलेशन बराबर करते रहिए, आप समझते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।